हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायो सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीव जगत। आज इस चैप्टर की पहली क्लास है और इसके नाम को ही हमें आज समझना होगा। हम ये समझेंगे आज की क्लास में कि जीव किन्हें कहते हैं, है ना। जीव आखिर होते कौन हैं या सजीव आखिर होते कौन हैं, ये पता करेंगे। आपने देखा होगा, हम जब आसपास देखते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। हम देखते हैं पंखा दिखाई देता है, स्टूल दिखाई देती है, टेबल दिखाई देती है, गेट दिखाई देता है, चौक दिखाई देता है, चूहा दिखाई देता है, बिल्ली, गाय और सर दिखाई देते हैं रोज रोज आपको वीडियो पे ऐसा ही है ना। इन सब में से हम कैसे छांटें कि कौन तो सजीव है और कौन निर्जीव है, कैसे पता करेंगे। अच्छा, मैं एग्जाम्पल दूं आपको 1 मिनट के लिए। यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि चूहा ये लिविंग है या नॉन लिविंग, सजीव है या निर्जीव, तो आप झट से कह दोगे सर ये सजीव है। मैं कहूँगा बताओ ये चौक, तो आप कहोगे सर ये निर्जीव है। मैं कहूँगा बताओ बोर्ड, तो आप कहोगे कि ये निर्जीव है। मैं कहूँगा बताओ मैं कौन हूँ, तो आप कहोगे सजीव है। कैसे कैसे बता पा रहे हो आप? आपको कैसे पता लग रहा है कि कोई चीज़ सजीव है और कोई चीज़ निर्जीव है? कैसे बता सकते हो आप? हमें यहाँ पर देखना होगा कि कुछ खास लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं सजीवों के, जिन्हें देखकर हम पता करते हैं कि वो सजीव है ना। वहीं चलते हैं और सबसे पहले वो ही समझते हैं, है ना, सजीवों के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए आप, सबसे पहला नंबर 1 है वृद्धि या ग्रोथ। देखिएगा, वृद्धि किसे कहते हैं? जब भी किसी चीज के द्रव्यमान में या उसके भार में बढ़त हो जाए या उसके नंबर में यानी उसकी संख्या में बढ़त हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं वृद्धि। तो किसी भी चीज के अंदर आपको पता नहीं है कि वो सजीव है कि निर्जीव, आप तो उसको चीज मान के चलो। यदि आपको लग रहा है कि उसका द्रव्यमान बढ़ता है, एक जैसा स्थिर नहीं है, या आपको लगता है कि उसकी संख्या बढ़ती है, स्थिर नहीं है, तो आप समझ जाओ कि वो कौन है? सजीव है ना, वो सजीव है। जैसे किसी भी पेड़ को देखते हैं तो वो पहले बहुत छोटा सा होता है, अंकुरित होता है बेचारा, और फिर उसके बाद में धीरे 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 बड़ा होता है और फिर एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तो आपने क्या देखा कि उसका क्या बढ़ा? उसका वृद्धि हुई है, उसका द्रव्यमान बढ़ा है, ऐसा देखा ना। उस पेड़ के बड़े होने के बाद भी उसमें नई 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 पत्तियां आती ही रहती हैं। उसके अंदर उसका जो तना है वो भी धीरे 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 मोटा होता ही रहता है। ये सब क्या है? वृद्धि है। हम अपने आप को देख लेते हैं, बच्चा छोटा सा होता है, धीरे 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 बड़ा होता है और 18-20 साल के बाद एकदम तैयार हो जाता है ना, वयस्क हो जाता है। तो ये मतलब आपने क्या देखा? उसमें वृद्धि को देखा। तो आपने तुरंत कह दिया कि भैया ये क्या है? ये सजीव है। मैं कहूँगा चौक, बताओ ये क्या है? तो फिर आप चौक को देख रहे हो कि ये कभी छोटे से बड़ा नहीं होता, ये बोर्ड कभी छोटे से बड़ा नहीं होता, ये पंखा कभी छोटे से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये कौन है? ये है नॉन लिविंग यानी निर्जीव है। ठीक है। अच्छा, अब संख्या का क्या हिसाब किताब है? चलो ये तो ठीक है कि भार बढ़ता है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है। संख्या का क्या हिसाब किताब है? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर आपको द्रव्यमान बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं, उनमें संख्या बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे अमीबा है, कभी आपने नाम सुना हो, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। उस एक कोशिकीय अमीबा से विभाजन द्वारा 2 अमीबा बनते हैं, फिर उन दोनों से 4 अमीबा बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, चलता जाता है, उनकी संख्या में बढ़त होती है। तो वो क्या है? वृद्धि। वो भी वृद्धि है ना। ऐसा तो नहीं होता एक स्टूल पड़ी पड़ी 2 हो जाती हो,
फिर वो 2 से 4 हो जाती हो, ऐसा होता है कभी? इसका मतलब स्टूल निर्जीव है और अमीबा सजीव है। मतलब कहने का ये निकल रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके द्रव्यमान में और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी संख्या में यदि आपको बढ़त दिखाई देती है तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, और वो कौन है? सजीव है। क्लियर है? ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सब वो कैसे करते हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो आपको यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर प्रक्रिया चलती है कोशिका विभाजन की। कोशिका का विभाजन होता है और इसी विभाजन की प्रक्रिया से जीवों का द्रव्यमान या संख्या बढ़ती है। अच्छा, अब इतनी बात के बाद में एक दो बातें और ध्यान रखनी है वृद्धि से ही संबंधित। क्या? पौधों में और जंतुओं में, क्योंकि दोनों को हम सजीव बोलते आ रहे हैं, पौधों में और जंतुओं में क्या एक जैसी वृद्धि होती है या कुछ भिन्नता होती है? वो भी देखो एक बार आप। पौधे जो होते हैं ना, ये अपने शरीर की वृद्धि जीवन भर करते रहते हैं, इनके अंदर जीवन भर वृद्धि होती है। कितना ही बड़ा, कितना ही पुराना पेड़ हो जाए, फिर भी उसमें नई कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं, फिर भी उसका तना चाहे धीरे धीरे बढ़े लेकिन मोटा होता है, नई शाखाएं उत्पन्न होती है, उसको काट दो वहां से नई कलियां निकलने लगती हैं। मतलब वो जब तक मर नहीं जाता ना तब तक वृद्धि करता रहता है। जबकि जंतुओं के साथ ऐसा नहीं है। जंतुओं के साथ क्या है कि उनकी वृद्धि कब तक होती है? एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है। जैसे मनुष्य में मैंने कहा 18-20 साल तक वृद्धि हो जाएगी, उसके बाद वो रुक जाती है ना। तो जंतुओं में वृद्धि हमेशा नहीं होती, एक निश्चित समय तक, और पौधों में हमेशा होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब कई लोग इसका उल्टा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और निर्जीवों को इसी गुण के आधार पर सजीव बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पर्वतों का बढ़ना या रेत के टीलों का बढ़ना, क्या वृद्धि है? क्या एक रेत का टीला है, कहीं से मिट्टी उड़कर आई और उस रेत के टीले के ऊपर जम गई, वो रेत का टीला कल से ज्यादा बड़ा दिखने लग गया। फिर और मिट्टी आई अगले दिन उसके ऊपर और जम गई, वो परसों से और बड़ा दिखने लग गया। तो वो क्या कि वृद्धि कर रहा है? क्या उसको क्या सजीव बोलेंगे? क्या उस माउंटेन को, उस पर्वत को सजीव बोलेंगे क्या, जो धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वृद्धि केवल बाहरी सतह पर हो रही है, आंतरिक वृद्धि नहीं हो रही। इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि वृद्धि अंदर से होनी चाहिए, तभी उसे वृद्धि कहेंगे। बाहरी सतह पर होने वाली वृद्धि को वृद्धि की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, 100 बात की एक बात क्या निकल के आई कि जो जीव वृद्धि करते हैं या जो भी चीजें वृद्धि करती हैं वो कौन होती हैं? सजीव होती हैं। डन। चलिए, दूसरी चीज, दूसरे लक्षण पर आते हैं अपन। दूसरा लक्षण है जनन। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन या रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है? अपनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं, है ना। जो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, समझ जाओ वो कौन है? सजीव है, वो सभी जीव हैं। ठीक है। और जो अपनी संतान पैदा नहीं करते वो निर्जीव है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य संतान पैदा करता है, सजीव है। पौधा भी अपने बीज पैदा करता है, सजीव है। अब वो एक अलग बात हो सकती है कि जनन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन संतान जो पैदा करेगा वो सजीव होगा। जैसे मैं बताता हूं कि जनन भी 2 तरह का होता है, ध्यान देना इधर। जनन भी अलग अलग 2 तरह का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे 2 प्रकार का जनन होता है भाई। ठीक है। अलैंगिक जनन तो वो होता है जिसके अंदर नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती।
जिसमें संतान पैदा सिर्फ एक ही शरीर कर देता है, इसी से अपनी संतान बन जाती है। दो अलग अलग युग्मकों की या दो अलग अलग तरह के लोगों के मिलन की आवश्यकता नहीं होती, वो तो होता है अलैंगिक जनन। और ऐसा जनन जिसके अंदर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों का मिलन होता है, दोनों के युग्मकों का मिलन होता है और संतान का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। जो विकसित जंतु होते हैं, विकसित जीव होते हैं, विकसित पौधे होते हैं, वो सब लैंगिक जनन अपनाते हैं, और जो कम विकसित जीव हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संतान को पैदा करते हैं। अब ध्यान देना कौन कौन, मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल ले लें अपन, मैं इधर लेता हूं इसे, देखना एक बार। इसका एग्जाम्पल ले लें तो कवक, कवक या फंजाई, ये अलैंगिक जनन किससे करेगी? इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है, इन बीजाणुओं द्वारा ये अलैंगिक जनन करती है, उनको बिखेर देती है और उन बीजाणुओं से नए कवकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे ईस्ट का भी नाम सुना हो आपने, ईस्ट, या फिर आपने कभी नाम सुना हो हाइड्रा। ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर से एक छोटी सी शाखा सी निकलती है, एक उभार निकलता है, एक प्रवर्ध निकलता है, और उसी प्रवर्ध के अलग होने से नए जीव का निर्माण होता है। इस विधि को हम बोलते हैं मुकुलन। तो इनके अंदर मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो जैसे प्लेनेरिया, कभी आपने नाम सुना है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जो पुनरुद्भवन द्वारा नई संतान को जन्म देता है। पुनरुद्भवन क्या होता है भाई? जैसे इसका शरीर है इस तरह का है, मान लेते हैं अपन, यहां पे ये बना देता हूं मैं। यदि यहां से कट गया, मान लो किसी भी वजह से यदि इसका शरीर यहां से कट गया, तो इसका शरीर, इसका जो कटा हुआ भाग है वो नए शरीर का निर्माण कर सकता है, उसमें सक्षम होता है ना। तो इसके कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन विधि, जिसमें नए जीव का निर्माण शरीर के टुकड़े से हो गया, है ना। अच्छा, और एग्जाम्पल लो आप, और एग्जाम्पल लो। जैसे शैवाल, शैवाल जो होती हैं इनके अंदर खंडन विधि पाई जाती है, अलैंगिक जनन की खंडन विधि। मतलब इनके शरीर के टुकड़े टूट जाते हैं, कोई सा भी टुकड़ा कहीं से भी टूट जाता है और वो टुकड़ा आगे चल के नई शैवाल को जन्म दे देता है, उसको हम बोलते हैं खंडन विधि, है ना। शैवालों में, पुनरुद्भवन में भी ऐसा ही हुआ है होने को तो, लेकिन इसमें एक निश्चित जगह होती है, उसी जगह से टूटना चाहिए तभी वो बनेगा, वरना नहीं। इसमें कोई निश्चित जगह नहीं है, कहीं से भी कितना भी बड़ा टुकड़ा टूट जाए तो भी यदि बच्चा बन रहा है तो उसे खंडन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा और एग्जाम्पल ले लो आप। अमीबा, बहुत सारे जीव हैं ऐसे जो अलैंगिक जनन करते हैं। अमीबा, अमीबा के अंदर क्या होता है? इसके अंदर विखंडन विधि होती है, विखंडन विधि। व्यवस्थित खंडन को विखंडन कहते हैं। इसमें अमीबा बराबर के दो भागों में टूट जाता है, और वो दोनों जो टूटे बने हैं, टुकड़े बने हैं, वो कौन है? उसके बच्चे, उसके संतति है। फिर वो दोनों वापस बड़े होते हैं, फिर टूट जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, वो चारों कौन है? उसकी संतति। तो मतलब ये सारी विधियां हैं, या तो वो विखंडन करे, या कोई खंडन करे, या पुनरुद्भवन करे, या अपने अंदर से कोई प्रवर्ध निकाले यानी मुकुलन करे, या फिर बीजाणु बनाए। तो इन विधियों से अलैंगिक जनन होता है। तो बहुत सारे जीव इस विधि से और बहुत सारे जीव इस विधि से, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा, घोड़ा, है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। किसी भी विधि से जनन करो, यदि कोई अपने समान संतान पैदा कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन है? सजीव है। तो हम दूसरी चीज ये देखेंगे। ठीक है, चलें आगे, तीसरी चीज पर आए। अब यहां भी कई अपवाद हो सकते हैं, देखना एक बार। कोई बोलेगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जनन नहीं कर पाते,
लेकिन सजीव हैं। जैसे मनुष्य में ही बंध्य दंपत्ति होते हैं। बंध्य दंपत्ति, पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा जो शादी के कई सालों बाद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाता, तो वो जनन नहीं कर पा रहे, यानी उनकी संतान नहीं हो पा रही, तो क्या उनको उठा के निर्जीव में पटक दें? क्या उनको निर्जीव बोला जाएगा क्या? या फिर कुछ लोग जो नपुंसक होते हैं, वो जो अपनी संतान पैदा नहीं कर पाते, क्या उनको निर्जीव बोल दें? क्योंकि हमारे हिसाब से तो जो जनन नहीं करेगा वो निर्जीव है, हमारे नियमों के हिसाब से तो। या फिर मधुमक्खी में भी आपने देखा हो तो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है, जो पराग लेने जाती है, जो शहद बनाती है, वो भी बंध्य होती है, वो अपनी संतान पैदा नहीं करती, तो क्या उन मधुमक्खियों को भी हम निर्जीव बोल दें? या फिर आपने एक नाम सुना हो खच्चर, है ना, गधे और घोड़ी के मिलन से एक जानवर बनता है जिसको खच्चर कहते हैं, और वो नपुंसक होता है, वो अपनी संतान खुद पैदा नहीं कर सकता। तो क्या ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल निर्जीव हैं क्या? क्या इनको उठा के इस दुनिया से अलग कर दें? क्या इनको सजीवों से हटा दें यदि इस नियम का पालन करते हैं तो? नहीं, ये इनको हम एक अपवाद की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है ना। वो एक अलग घटनाएं हो गई। यदि किसी के शरीर में शुक्राणु नहीं बन रहे, अंडाणु नहीं बन रहे, जनन नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे लक्षण तो है ना, जैसे वो वृद्धि कर पा रहा है, उसके अंदर कोशिकाओं से बना हुआ शरीर है ना, इसके अलावा उसमें उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, वो गति करता है, उत्सर्जन करता है, खाना खाता है, तो 10 में से एक चीज नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उठा के निर्जीव में रख दोगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे गुण देखने चाहिए फिर कि दूसरे गुण भी हैं कि नहीं। यदि हैं तो उसे सजीव में ही रखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए तीसरा गुण देखते हैं एक बार अपन। तीसरी चीज, उपापचयी क्रिया। मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म, ये क्या है भाई? देखना एक बार। शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचयी क्रिया के नाम से जाना जाता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में हो रही है, चाहे वो स्टार्च का विखंडन होना हो, चाहे वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना हो, चाहे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का बनना हो, या वसा के विखंडन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का बनना हो, है ना, कोई भी चीज बन रही है या कोई भी चीज टूट रही है, किसी भी तरह की रिएक्शन हमारे शरीर में हो रही है, तो इसका मतलब वो कौन है? वो है सजीव। यदि वो अभिक्रियाएं जिस शरीर में मिले तो समझ जाओ कि वो सजीव है, क्योंकि उसमें क्या हो रही है? उपापचयी क्रियाएं। तो एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? जैसे यहां पे बता देता हूं मैं आपको, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्च से ग्लूकोज का बनना। अच्छा, कुछ नाम नहीं बताता हूं मैं आपको, जैसे श्वसन। श्वसन सुना है आपने? इसकी रिएक्शन कभी देखी हो, 10th में शायद आपने पढ़ा भी होगा कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज पर ऑक्सीजन गिरता है, तब उस ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनती है? लास्ट में एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है, श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो इसका मतलब वो क्या है? उपापचयी क्रिया। प्रकाश संश्लेषण सुनते हैं ना अपन पेड़ों के अंदर, पेड़ों में अपना खाना बनाने की जो प्रक्रिया चलती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो भी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल होता है, उसका मिलन होता है, उसके बाद में ग्लूकोज बनता है, रिएक्शन होती है ना पूरी। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण भी पेड़ों के अंदर होने वाली क्या है? एक उपापचयी क्रिया है। तो ये सारे जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, ये सब उपापचयी क्रियाओं के अंदर आते हैं, और जिनके अंदर ये क्रियाएं चलती हैं, जिस भी चीज में आपको ऐसा चलता हुआ दिख जाए तो आंख बंद करके बोल दो कि वो कौन है? वो है सजीव। ठीक है, चलिए नंबर 4, चौथे पॉइंट पर आते हैं अपन। इसके अंदर लेंगे हम संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता क्या होती है?
बाहर के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का यदि हम ज्ञान कर पाते हैं और उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, कोई रेस्पॉन्स देते हैं, तो इसका मतलब हम कौन हैं? सजीव हैं। कांटा चुभने पर पैर को ऊंचा कर लेना, ये क्या है? ये सजीवता का लक्षण है ना। लाइट के तेज आने पर, एकदम तेज आने पर आंखों का बंद हो जाना, ये क्या है? सजीवता का लक्षण है ना। या फिर बहुत तेज आवाज सुनाई देने पर कानों के हाथ लगा लेना, ये हम कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करेंगे, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे किसी भी तरह की, तो हम क्या हैं? सजीव। क्या पेड़ भी सजीव है? क्या पेड़ भी ऐसा करते हैं? क्या बिल्कुल करते हैं, है ना। कैसे? हालांकि वो तुरंत करें नहीं करें, लेकिन वो करेंगे जरूर। एक पेड़ के पास में आग लगा दो, आप पेड़ में मत लगाओ, पेड़ के पास में आग लगा दो, उस आग की प्रभाव से, उस तापमान के प्रभाव से वो झुलस जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, है ना। या फिर एक पेड़ है, उसको आप काट दो कुल्हाड़ी से, काटने के बाद में तुरंत तो नहीं सूखे, लेकिन हो सकता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो सूखना प्रारंभ कर देगा, वो खत्म हो जाएगा। प्रतिक्रिया देना उसने सूख कर, प्रतिक्रिया देना उसने झुलस कर। या फिर छुई मुई का एग्जाम्पल देखो, वहां तो तुरंत ही दिखाई देता है, छुई मुई के हाथ लगाते ही वो तुरंत ऐसे सिकुड़ जाती है ना, वो क्या है? संवेदनशीलता है। या फिर प्रकाश को एक साइड से देने पर कमरे में रखे हुए पेड़ का प्रकाश की ओर मुड़ जाना, ये क्या है? ये भी तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, प्रकाश की ओर दिखाई जाने वाली। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपको संवेदनशीलता दिखाएगी, जिसमें भी संवेदनशीलता होगी, जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगी, वो कौन होगी? सजीव होगी। तो ये मोटे मोटे 4 लक्षण आपको ध्यान रखने हैं कि जो भी वृद्धि करता है, जो भी अपनी संतान उत्पन्न करता है, या फिर जिसके अंदर अभिक्रियाएं चलती हैं, या फिर जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, वो कौन होता है? सजीव होता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।